नमस्कार विद्यार्थियों। लास्ट क्लास में हमने चर्चा की थी नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, है ना। और उसमें कुछ सामान्य जानकारी ले ली थी और जितने भी कथन थे वो सारे कथन हमने लिख लिए थे। अब आप में से मुझे बताएंगे कि नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख कौन से भाग में मिलता है। भाग 4 में उल्लेख मिलता है। और 4 में कौन से अनुच्छेदों में मिलता है? तो अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। तो यानी कि हमें पूरे पढ़ने 36, 37, 38 किस में क्या प्रावधान कर रखा है। तो आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे, हेडिंग डालो आप सभी, अनुच्छेद 36, 36। देखो विद्यार्थियों, ये 3 आर्टिकल ऐसे हैं, इन 3 आर्टिकल में राज्य की परिभाषा का उल्लेख मिलता है। इसका राज्य की परिभाषा का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 12 में, अनुच्छेद 36 में और अनुच्छेद 152 में। अगर बात करें अनुच्छेद 12 की, तो अनुच्छेद 12 कौन से भाग में आता है? भाग 3 में आता है, और जिसका नाम क्या है? मूल अधिकार। जब हम मूल अधिकार पढ़ते हैं तब भी हम राज्य की परिभाषा के बारे में पढ़ते हैं। और अनुच्छेद 152 कौन से भाग में आता है? भाग 6 में आता है। और अनुच्छेद 36 कौन से भाग में आता है? भाग 4 में आता है। तो अनुच्छेद 36 में क्या लिखेंगे हम कि इस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा का प्रावधान किया गया है। ना केवल आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा मिलती है, बल्कि भाग 3 और भाग 6 में भी राज्य की परिभाषा उल्लेखित है। तो लिखिएगा आप लोग, अनुच्छेद 36 में लिखो, इस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा का उल्लेख मिलता है। इसका राज्य की परिभाषा का उल्लेख मिलता है। राज्य की परिभाषा का उल्लेख मिलता है। नोट, राज्य की परिभाषा का उल्लेख निम्नलिखित भाग और अनुच्छेदों में मिलता है। नोट डालिएगा, राज्य की परिभाषा का उल्लेख निम्नलिखित भाग और अनुच्छेद में मिलता है। निम्नलिखित भाग और अनुच्छेदों में मिलता है। पहला, भाग 3। पहला कौन सा है? भाग 3। और भाग 3 का नाम क्या है? मूल अधिकार। नाम लिख लो वहां का भाई, मूल अधिकार। और अनुच्छेद लिख लो कौन सा? 12। भाग 3 का नाम मिलता है मूल अधिकार, अनुच्छेद मिलता है 12। दूसरा लिखो, भाग 4, नीति निर्देशक तत्व। क्या नाम है? नीति निर्देशक तत्व। नीति में बहन जी न बड़ा आता है, पूनम बहन जी, नीति में नहीं बड़ा आता है। नीति निर्देशक तत्व। और आर्टिकल लिख लो कौन सा? 36। और भाग 6, भाग 6, राज्यों से संबंधित प्रावधान। और आर्टिकल 152। लिख लिया? तो आर्टिकल 36 में आपको क्या याद करना है? केवल राज्य की परिभाषा को उल्लेख मिलता है। और इसको और समझने के लिए आप किसका अध्ययन करें? अनुच्छेद 12 का अध्ययन करें, क्योंकि राज्य की परिभाषा में कौन कौन आते हैं मैंने सारी बातें वहां लिखा रखी। एक नोट और डाल लो, नोट।
राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा की विस्तृत जानकारी अनुच्छेद 12 में लिखा दी गई है। और आप भी एग्जाम में ऐसे मत लिख के आ जाना, अनुच्छेद 12 में लिखवा दी गई है, मेरा काम हो गया समाप्त। नहीं तो मुझे वापस वो की वही राज्य की परिभाषा लिखानी पड़ती। राज्य की परिभाषा में कौन आते हैं, कौन इसमें किस संस्था को शामिल किया जाएगा, किसको शामिल नहीं किया जाएगा, इसका निर्णय कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें आप एक बार, कुछ नहीं, आपको केवल पेज पलटने हैं और पेज पलट के आर्टिकल 12 खोल लेना अपना आप ही, समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। आर्टिकल 36 समझ में आ गया। आर्टिकल 36 में आपको केवल इतना याद करना है कि इसमें राज्य की परिभाषा का उल्लेख मिलता है। क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक ही आर्टिकल में राज्य की परिभाषा का उल्लेख है? नहीं, 3 आर्टिकलों में मिलता है। कौन कौन से? 12, 36। सवाल ऐसे भी आता है, निम्नलिखित में से कौन से भाग में राज्य की परिभाषा का उल्लेख नहीं किया गया है? नहीं किया गया है। 3 में किया गया है, 4 में किया गया है, 6 में किया है। विकल्प कैसे देता है? भाग 3, भाग 4, भाग 5 और भाग 6। बताओ किसमें? भाग 5 में नहीं। दूसरी बात, आर्टिकल भी दे सकता है वो, कोई से भी आर्टिकल दे सकता है। 3 तो ये दे देगा, एक कोई सा दे देगा। तो ऐसा यहाँ से एक सवाल बनता है। फिर एक सवाल ये बनता है कि राज्य की परिभाषा में कौन शामिल होता है और कौन शामिल नहीं होता है। इसके लिए आप कौन सा आर्टिकल देके? 12 देके। ओके, अब अगला आर्टिकल कौन सा आएगा? मूल अधिकार, जो नीति निर्देश तत्व है, इसमें कौन से आप कहां से कहां तक आर्टिकल पढ़ेंगे हम? 36 से लेकर 51 तक, ध्यान रखना। तो एक आर्टिकल हो गया अपना, सरल ही है, 37, अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 देखो, ये जो पूरा भाग है, कौन सा? भाग 4। इसमें जो प्रावधान कर रखे हैं, उनके लागू करने से संबंधित उल्लेख किसमें मिलता है? मतलब भाग 4 के प्रावधानों को, भाग 4 के जो नीति निर्देशक तत्व दे रखे हैं, जो सिद्धांत दे रखे हैं, जो प्रिंसिपल दे रखे हैं, उनको लागू करने का प्रावधान किसमें है? 37 में, 37 में। तो लिखिएगा, इस अनुच्छेद में, इस अनुच्छेद में, कौन से अनुच्छेद में? इस अनुच्छेद में, इस भाग में समाहित, इस भाग में समाहित सिद्धांतों को लागू करने का प्रावधान किया गया है। लागू करने का प्रावधान किया गया है। देखिए विद्यार्थियों, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों के समझ में थोड़ा कम आ रहा है। आप समझने की कोशिश करो, ये बहुत सरल आर्टिकल है। कुछ नहीं, भाग 4 में जो प्रावधान है, उनको कैसे लागू किया जाएगा, उसके बारे में उल्लेख किस में मिलता है? आर्टिकल 37 में मिलता है। या इस भाग में जो अंतर्विष्ट तत्व है, उनको कैसे लागू किया जाएगा, उनका उल्लेख किसमें है? ब्रैकेट में लिख सकते हो, या ऐसे अगला फैक्ट लिख सकते हो, इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों को लागू करने का प्रावधान किया गया है। सरल शब्दावलियों में, भाग 4 जो बात कहता है, नीति निर्देश तत्व जो प्रावधान करता है, उनको कैसे लागू किया जाएगा, उनका उल्लेख कौन से आर्टिकल में मिलता है? 37 में। 36 में क्या था? राज्य की परिभाषा। दोनों आर्टिकल याद हो गए। देखिएगा, इस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि, इस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि उल्लेखित है कि नीति निर्देश तत्व हमारे देश का शासन संचालित करने हेतु, का शासन संचालित करने हेतु
मूलभूत तत्व है, मूलभूत तत्व है तथा हमारे देश में जब भी कोई कानून बनाया जाएगा, हमारे देश में जब भी कोई कानून बनाया जाएगा तो उन कानूनों में, कानून की जगह क्या आ सकती है शब्दावली? विधि। जब भी कोई कानून बनाया जाएगा तो उन कानूनों में नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करना राज्य का कर्तव्य होगा। राज्य बोले तो देश, भारत। दोबारा लाइन मत बुला लेना, गड़बड़ हो जाएगा भाई। वापस बोलो आप सेंटेंस, जब जोड़ सकता हूं। मतलब भारत सरकार के द्वारा, ये भारत के द्वारा जब भी कोई नया कानून बनाया जाएगा ना, तो उसमें नीति निर्देशक तत्वों को समाहित किया जाएगा, जो कि राज्य का कर्तव्य होगा। कौन से राज्य का? भारत का। देखिएगा, देखो, नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। वो ये बात किस मिलती है हमको? हमें कहां दिखाई देती है? 37 में। नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, ब्रैकेट में न्याय योग्य नहीं है, न्याय योग्य नहीं है, ऑब्लिक कर सकते हो, न्यायोचित नहीं है, न्यायोचित नहीं है, ये वैधानिक शक्ति नहीं है, वैधानिक शक्ति नहीं है, ये न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। पर देखो, एक शब्दावली होती है प्रवृत्त। प्रवृत्त का मतलब होता है लागू। न्यायालय के द्वारा इनको लागू नहीं करवाया जा सकता ना, परिवर्तनीय नहीं है। ये सारे पॉइंट लिख लो इसके बारे में। तो ये सारा बातों का उल्लेख किस में लिया गया है? किसमें किया गया है? 37 में किया गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोर्ट नहीं जा सकते। आप कोर्ट जा सकते। देखो, यहां तो मैं कह रहा हूं कोर्ट नहीं जा सकते हो, पहली बात तो। मतलब अगर सुनना, नीति निर्देशक तत्वों को लागू करवाने के लिए आप कोर्ट की शरण नहीं ले सकते हो, वाद योग्य नहीं है ये। जैसे अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो जाता अपना, तो हम कहां जा सकते थे? कोर्ट में जा सकते थे। कोर्ट के द्वारा 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती थी, ना। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों में ऐसा नहीं है। तो फिर क्या अगर सरकार इनका उल्लंघन करती रहती है तो हम कोर्ट नहीं जा सकते? जा सकते हैं। अगर माना कि आपने कोई फैक्ट्री खोल रखी है, अब उसमें आपको डायरेक्शन दे रखे हैं कि भाई 8 घंटे ही आप मजदूरों से क्या करवा सकते हो? काम करवा सकते हो। आप ज्यादा काम करवाते हो तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? लेकिन उस संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं होकर कोई विधि के अनुसार अन्य कानून जो बने हुए हैं उनके तहत आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। लिखो, नॉट। यहां वाद योग्य नहीं है, इसका तात्पर्य यहां वाद योग्य नहीं है, इसका तात्पर्य यह है कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करवाने हेतु न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। न्यायालय में चुनौती
नहीं दी जा सकती, लेकिन अन्य कानूनों के तहत, लेकिन अन्य कानून ब्रैकेट में विधियां, विधि होती है ना, अन्य कानूनों के तहत कार्यवाही की जा सकती है। अन्य कानूनों के तहत क्या की जा सकती है? कार्यवाही की जा सकती है। लिख लिया? अब देखो आपने एक गलती कर दी आज। आप जब पढ़ने आए तो आपको पता था भाई अगला जो चैप्टर हम कौन सा पढ़ेंगे, तो आपको जो शॉर्ट आर्टिकल्स लिस्ट भेज रखी मैंने, कम से कम उसको पढ़ के आना चाहिए था। तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि 37 ये कहता है, 38 ये कहता है, 39 ये कहता है। अब आप बिल्कुल मूक दर्शक बनकर बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि आर्टिकल 38 में सर क्या लिखाएंगे, है ना? 36 में क्या लिखा था आपने और 38 में क्या लिखा है? 33 में क्या लिखा है? मतलब इस भाग में जो प्रावधान है ना, उनको कैसे लागू किया जाता है उनके बारे में प्रावधान कर रखा है, जितने भी सिद्धांत दे रखे हैं उनके बारे में। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा आपका? आर्टिकल 37 हो गया। अब लिखेंगे कौन सा? अनुच्छेद 38। लिखिएगा, इस अनुच्छेद में जन कल्याणकारी जल कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अवधारणा का उल्लेख मिलता है, का उल्लेख मिलता है। तो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का उल्लेख कौन से आर्टिकल मिलता है? अनुच्छेद 38 में मिलता है। यहाँ लोक की जगह पर आपको क्या मिल सकता है? जन। राज्य का मतलब किससे समझे यहाँ पर? भारत से समझे आप। किससे समझे? भारत देश से समझे। लिखिएगा, यह अनुच्छेद ही सामाजिक क्रांति का दस्तावेज कहलाता है। किसका? सामाजिक क्रांति का दस्तावेज। पिछली बार इतना डीप नहीं पढ़ाया था क्या? नहीं पढ़ाया? ऐसा थोड़ी हो सकता है। अच्छा, ऐसा था क्या? मतलब थोड़ा डोज हेवी है यूं? लिखिएगा, लिखो, राज्य का कर्तव्य बनता है कि राज्य का कर्तव्य बनता है कि वह, 3 प्रकार के न्याय होता है। राज्य का कर्तव्य बनता है कि वह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करे। राज्य का कर्तव्य बनता है कि राज्य का, भाई लोक कल्याणकारी राज्य कब बनाओगे आप? तब राज्य का कर्तव्य बनता है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करे। देखिए, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मैंने प्रियम्बल के बारे में आपसे चर्चा की थी, प्रस्तावना के बारे में चर्चा की थी, तो प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख मिलता है? 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख मिलता है। ये प्रस्तावना की बात थी। प्रस्तावना ना उद्देशिका जिसे हम कहते हैं, कुछ बच्चों को याद भी है, ध्यान रखना, उद्देशिका या प्रस्तावना। इसमें 3 प्रकार के न्याय की बात कर रखी है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख मिलता है। और 3 प्रकार का न्याय कौन सा सर?
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये राजनीतिक, ये 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख मिलता है किसमें? प्रस्तावना में। और इसकी बात आपको कहां पर भी मिलती है? नीति निर्देश तत्वों में मिलती है। मतलब ये राज्य का कर्तव्य बनता है कि राज्य क्या करे? 3 प्रकार के न्याय को सुनिश्चित करे। लिखिएगा नोट। अर्थात न्याय की अवधारणा का उल्लेख, अर्थात न्याय की अवधारणा का उल्लेख अर्थात न्याय की अवधारणा का उल्लेख कहां कहां मिलता है बताओ? न्याय की अवधारणा का उल्लेख नीति निर्देशक तत्व और प्रस्तावना दोनों में मिलता है। अर्थात न्याय की अवधारणा का उल्लेख प्रस्तावना, और प्रस्तावना का दूसरा नाम क्या मिल सकता है आपको? उद्देशिका। और उद्देशिका को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रियम्बल। आपका सीडब्ल्यू बताऊं थोड़ी देर बाद का, जब खाना खाओगे आप, तब खाना खाते समय आप याद करोगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना। और कुछ विद्यार्थियों को याद है तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, और जिनको थोड़ी थोड़ी याद है वो पूरी याद कर लेना, और जिनको बिल्कुल याद नहीं वो याद कर लेना। अभी लंच करूंगा ना। सभी विद्यार्थी सुनाएंगे, और कोई इंग्लिश मीडियम वाला है तो आप इंग्लिश में भी सुना सकते हैं, क्योंकि अब तक पहला स्टूडेंट होगा जो इंग्लिश में सुनाएगा कोई। बाकी हिंदी वालों ने तो गणों ने सुना दिया, कई से तो 2-2 3-3 बार सुन लिया। ठीक है ना? तो जो न्याय की अवधारणा है उसका उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है? नीति निषेध तत्वों में देखने को मिलता है, और उद्देशिका या प्रस्तावना में देखने को मिलता है विद्यार्थी। देखो, लोक कल्याणकारी भावना या लोक कल्याणकारी राज्य बनाने की दृष्टि से ही केंद्र सरकार की तरफ से योजना आयोग की स्थापना की गई। इसका योजना आयोग का गठन किया गया, और योजना आयोग के स्थान पे वर्तमान में आ गया नीति नीति आयोग आ गया। ध्यान, अगला फैक्ट ये लिखो। इसी अनुच्छेद के प्रावधानों से प्रेरित होकर, इसी अनुच्छेद के प्रावधानों से प्रेरित होकर केंद्र सरकार ने योजना आयोग का गठन किया था। का योजना आयोग, योजना आयोग का गठन किया था। कब हुआ गठन? पढ़ा चुका हूं, डेट बताओ प्रॉपर। 15 मार्च 1950। मैंने जो टॉपिक पढ़ा दिया ना, मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसका आंसर दें। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950। नोट या फिर रेखांकित कर ले योजना आयोग को ही, योजना आयोग को रेखांकित कर लो। योजना आयोग के स्थान पर, योजना आयोग के स्थान पर ही नीति आयोग का गठन किया गया है। इसका नीति आयोग का गठन किया गया है। अब नीति आयोग का गठन कब हुआ था बताओ? गलत। मोदी जी की सरकार आई थी 2014 में, मई के आसपास। और मई, हालांकि 14 से प्रावधान चालू कर दिए थे, और 15 में 1 जनवरी 2015। आपसे पूछा जाए नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 15 मार्च 1950 को। अभी योजना आयोग नहीं है, ध्यान रखना। योजना आयोग की जगह क्या आ गया? लिख लिया विद्यार्थी?
ये हो गया आपका कौन सा 38। अब 38A नहीं है, 38A को हटा दिया, अब 38B। 38B लिख लिया। देखो हमारा संविधान कब बना था? 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ? अब तक कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं? मतलब संविधान में संशोधन किया जा सकता है। ओके, और कई प्रकार से संशोधन होता है, 3 प्रकार से संविधान में संशोधन होता है। साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस 50% से अधिक राज्यों की सहमति। ये तो पूरे संविधान की बात है। लेकिन संविधान संशोधन से संबंधित एक भाग है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो भाग है 20। कौन सा भाग है? भाग 20। और भाग 20 में एक ही आर्टिकल आता है 368, और उसमें 2 प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की बात कह रखी है। कौन कौन सा? मतलब उसमें साधारण बहुमत की बात नहीं कह रखी, उसके अलावा दोनों। ठीक है। अब 38B की बात करें तो 38B कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? लिखिएगा, यह अनुच्छेद 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जोड़ा गया। किसके तहत जोड़ा गया था? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जोड़ा गया था। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। कौन सी पार्टी से संबंधित है ये? जनता पार्टी से रिलेटेड है ये। भारत का पहला गैर कांग्रेसी पीएम कौन था? मोरारजी देसाई था। और कौन सी पार्टी से था फिर? कांग्रेस से नहीं था तो जनता पार्टी से संबंधित था। लिख लो इन सारे फैक्टों को। लिखिएगा, लिखो। इस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि राज्य का कर्तव्य बनता है कि राज्य का कर्तव्य बनता है कि वह आय यानी इनकम की असमानता को कम करे। आय की असमानता को क्या करे? कम करे। देखो कई बार होता है ना समाज में, एक व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा इनकम स्रोत है, एक बेरोजगार बेटा है, उसके पास है ही नहीं। तो ये सी जो असमानता है इसको क्या किया जाए? दूर किया जाए। अब कैसे कम कर सकता है राज्य? राज्य एक ही काम करेगा, टैक्स लगा दो। जो ज़्यादा कमा रहा है उसके ऊपर क्या लगा दो? टैक्स लगा दो। और जो नहीं कमा रहा उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं, या कम कमा रहा उसके ऊपर टैक्स नहीं है। तो फिर कहीं ना कहीं वो जो अंतर है, जो गैप है, वो बहुत ज़्यादा गैप है, वो थोड़ा कम हो जाएगा। ऐसा होता है। लिखिएगा, इसी के अंतर्गत लिखो, राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में, राज्य के विभिन्न क्षेत्र का मतलब भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, लिखो राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले, नहीं मिलेगा, लिख लो, रहने वाले विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए व्यक्तियों, लगे हुए व्यक्तियों के समूह, बहुवचन में लिखना, व्यक्तियों के समूहों के बीच
प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात करते हैं ना, प्रतिष्ठा कॉमा अवसर, प्रतिष्ठा और अवसर लिख लिया, और सुविधाओं, प्रतिष्ठा अवसर और सुविधाओं की असमानता, समानता नहीं, असमानता समाप्त करने का राज्य प्रयास करेगा, राज्य प्रयास करेगा, प्रयास ही करेगा। यह समानता दूर हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। लिख लिया? क्या लिखा आपने 38 बी में? पहली बात तो ये याद रखना, 38 बी को कौन से अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जोड़ा गया था। और इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। अब ये फैक्ट थोड़ा मतलब नीति निर्देशक तत्वों से हटके है, लेकिन जीके की दृष्टि से तो इंपॉर्टेंट है। एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, नहीं आ सकता? इस समय जो मोरारजी देसाई सरकार बनाई थी, तो कौन सी पार्टी की सरकार बनी थी? जनता पार्टी की सरकार बनी थी। और ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री और बने थे, ध्यान। और वैसे तो हम प्रधानमंत्री टॉपिक पढ़ेंगे जब सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे पूरे, कब कौन प्रधानमंत्री रहा, कौन से आर्टिकलों में प्रावधान कर रखा है, कौन सी शक्तियां इनके पास है, ये सारी चीजें देखेंगे। और इसमें क्या याद करेंगे आप? 38 बी में एक लाइन अगर याद करनी है तो इसका मतलब क्या समझेंगे आप? आय, आय की जो असमानता उसको कम करने का प्रयास करेगा कौन? राज्य। ध्यान देना, राज्य का कर्तव्य, राज्य के कर्तव्य का उल्लेख कौन से भाग में मिलता है? 4 में। और व्यक्ति के कर्तव्य का उल्लेख किस में मिलता है? 4 में। एक नोट डाल लो, एक नोट डालो अलग से, एक नोट डालना अलग से, वैसे है ना, नोट का मतलब ईटीसी फैक्ट है ये। लिखो, व्यक्ति के कर्तव्यों का उल्लेख, व्यक्ति के कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4A, भाग 4A नाम क्या है? आर्टिकल नहीं लिखना पड़ेगा। भाग 4 का ब्रैकेट में मूल कर्तव्य में मिलता है। 1 मिनट सेंटेंस जमा नहीं, वापस बोलना। हाँ, व्यक्ति के कर्तव्य का उल्लेख भाग 4 का ब्रैकेट मूल कर्तव्य में मिलता है, जबकि जबकि राज्य के कर्तव्य का उल्लेख, जबकि राज्य के कर्तव्य का उल्लेख भाग 4 ब्रैकेट में नीति निदेशक तत्व में मिलता है। तो स्टेट की जो ड्यूटी होती है उसका उल्लेख किसमें मिलता है? 4 में। और व्यक्ति की, ठीक है, तो इस क्लास को यहाँ पर विराम देना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा भारी पड़ रहा है मामला। ठीक है ना? तो बाकी हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।